है प्रीति जहाँ की रीति सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। तो प्यारे छात्रों, आज हम इसी राष्ट्र के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। हमारा राष्ट्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, हमारा राष्ट्र का आकार कैसा होना चाहिए। और यह जो निबंध है यह वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। एक अच्छे राष्ट्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसकी चर्चा इस पाठ के माध्यम से की जाएगी। तो अभी तक यदि आप लोग जुड़ चुके हैं तो सर्वप्रथम वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को यदि सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब करें। तो आइए आपका समय न लेते हुए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा जो यह निबंध संग्रह है इसके बारे में चर्चा करते हैं कि यह बताएंगे कि जो हमारे राष्ट्र का स्वरूप है वह 3 चीज़ों से मिलकर बना है। इसकी चर्चा धीरे धीरे होगी कि राष्ट्र जो किसी राष्ट्र का यदि निर्माण होता है तो उसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसी को आधार मानकर इन्होंने निबंध लिखा कि हमारे राष्ट्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए। कक्षा 12 के गद्य भाग का यह पहला अध्याय है। यह सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों वर्ग के बच्चों को पढ़ना है। जो सामान्य हिंदी लिए होंगे उनके लिए भी यह पाठ जरूरी है, उनके सिलेबस में भी है, और साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों के लिए भी यह सिलेबस में है। तो आइए समय न लेते हैं। तो सर्वप्रथम वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि भूमि और भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। बोले यदि किसी राष्ट्र का स्वरूप बनाना हो कि हमारा देश कैसा हो, हमारा राष्ट्र कैसा हो, तो बोले 3 चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। पहला बोला भूमि तथा धरती पृथ्वी, और बोला भूमि पर बसने वाला जन, माने इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग और उन लोगों की संस्कृति, लिखा ना जन की संस्कृति। इन तीनों के सम्मिलन लिखा है, सम उपसर्ग है मिलन, मिलन शब्द भी लिख सकते थे। इन तीनों के मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। लेकिन कवि की अपनी लेखनी है, अपने शब्दों का चयन है, सम्यक मिलन लिखा है कि सम्यक माने अच्छी प्रकार से यदि ये तीनों मिलेंगे तभी एक अच्छे राष्ट्र के स्वरूप की कल्पना की जा सकती है। भूमि अर्थात इस पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले लोग और उन लोगों की संस्कृति का सम्यक मिलन से, माने अच्छी प्रकार के मिलने से एक अच्छे राष्ट्र का स्वरूप बनता है। फिर भूमि का निर्माण देवों ने किया और वह अनंत काल से है। इस पृथ्वी का निर्माण कब हुआ यह कोई नहीं जानता, यह अनंत काल से है। और देवों के बारे में भी यही है, देवता भी अनंत काल से इस पृथ्वी पर, या देवता भी इस हमारी सृष्टि में अनंत काल से हैं। अनंत काल माने जिसका कोई अंत ना हो वह अनंत है। पृथ्वी भी अनंत काल से इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। इसीलिए कवि ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह देवों के द्वारा निर्माण किया गया है इस पृथ्वी का, और इसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। बोले इस पृथ्वी का, इस भूमि के भौतिक रूप, जो इसकी बनावट है, अर्थात इसके पृथ्वी के बनावट में हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, इसकी सुंदरता को हमें समाप्त नहीं करना चाहिए। यह पृथ्वी बहुत खूबसूरत है और इसकी समृद्धि के लिए इस पृथ्वी पर और क्या विकास किया जा सकता है,
इस पृथ्वी की समृद्धि को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो पृथ्वी के ऊपर तत्व हैं जिसका हम उपभोग करते हैं उसका और विकास कैसे किया जा सकता है। जैसे आज हम वृक्षों को काट रहे हैं, ये पृथ्वी की समृद्धि है, ये प्राकृतिक चीजें हैं, इसको हम विनाश कर रहे हैं। इसको पृथ्वी पर वृक्षों को कैसे बढ़ाया जाए, इसीलिए आज के समय में प्रत्येक विद्यालयों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जाता है। कि पहले हम वृक्षों के महत्व को नहीं जानते थे, लेकिन आज उसके महत्व के बारे में जानते हैं, इसीलिए वृक्षों के प्रति हम लोगों को जागरूक किया जाता है। यही है समृद्धि। तो हमें इस पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का, इसकी सुंदरता का और इसकी समृद्धि का जो है इसका विनाश ना हो, इसके प्रति हमें सचेत रहना है, यह हमारा कर्तव्य है। फिर आगे बताया कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, ये जो भूमि है ना, ये पार्थिव है, ये जो इसका पार्थिव स्वरूप है इसके प्रति हमें अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये धरती के प्रति हम जितना जागृत होंगे, ये जो हमारे पृथ्वी का टुकड़ा है, जिस पृथ्वी के टुकड़े के लिए हम लोगों ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, इस पृथ्वी पर अपना जीवन बिताने के लिए हमने क्या क्या निर्माण किए, लेकिन उसके साथ पृथ्वी को बचाना भी जरूरी है। इसीलिए बोला कि जितना हम अपने इस धरती के प्रति, इस धरती माँ के प्रति जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवान होगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यह पृथ्वी से ही हमें समस्त राष्ट्रीय विचार, यह हमारा पालन पोषण करती है, इसी से विचारधाराएं निकलती हैं, इसी पृथ्वी से अनेकों विचारधाराएं निकली। ये सभी विचारधाराओं की क्या है, जननी है, अब जन्म देने वाली है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल हो जाती है। जो अपने भूमि से, अपने मूल से नहीं जुड़े हैं, वह व्यक्ति समाज में उचित स्थान नहीं पाता। हमारा मूल हमारे माता पिता है। इसीलिए इन्होंने बताया कि पृथ्वी और इसके रहने वाले लोगों के लिए हमें अपने इस धरती से जुड़ना होगा, हमें अपनी मूल संस्कृति से जुड़ना होगा। हमारे पूर्वज जो संस्कृति दे के गए हैं, जो नियम कानून बना के गए हैं, उन नियम और कानून का पालन करना पड़ेगा। कवि वही बात यहाँ समझाना चाह रहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल हो जाती है, अर्थात उसका जो जड़ है वह अपने जड़ से, यदि कोई वृक्ष अलग हो जाए तो वृक्ष सूख जाता है, उसका कोई पहचान नहीं रह जाता। कवि यह बात बता रहा है। फिर आगे बताया कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, जितना हम अपने इस पृथ्वी से ज्यादा लगाव रखेंगे, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। जिस वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी जाती हैं, वह वृक्ष उतना ऊंचा होता है, उतना लंबा होता है, उतना बड़ा होता है। वही यहाँ बताया कि जितना हम अपने इस धरती माँ के प्रति सचेत रहेंगे, जितना हम इस धरती माँ के प्रति हम विश्वास रखेंगे, हमारे अंदर राष्ट्रीयता का भाव उतना ही अंकुर और पल्लवित होगा, उतना ही फले फूलेगा। फिर आगे बताया, इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना। आदि और उपांत, आदि उप अंत शब्द दिया है। आदि माने पहले, उप माने से, और अंत माने बाद में। अर्थात इस पृथ्वी का भौतिक स्वरूप आदि में क्या था और आज क्या है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त करनी पड़ेगी। पहले की पृथ्वी हमारी कैसी थी, इसकी हमें कल्पना करनी पड़ेगी, इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि जो आज बदलाव हो गए हैं, क्या सच में ऐसी हमारी पृथ्वी थी, ऐसी हमारी धरती माँ थी। इसकी जानकारी हमें प्राप्त करनी। आज इसका स्वरूप क्यों बदल गया, उसकी सुंदरता, किसकी, उस पृथ्वी की सुंदरता, उसकी उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अगर आपने पृथ्वी की सुंदरता को नहीं जाना,
इस पृथ्वी की उपयोगिता को नहीं जाना कि पृथ्वी हमें क्या क्या दे सकती है, इसकी महिमा माने इसकी महानता को नहीं जाना। इसीलिए कवि कह रहा है हमें इस पृथ्वी की सुंदरता को जानना है, इसकी उपयोगिता को जानना है, इसकी महानता को जानना हमारा आवश्यक धर्म है। यदि हम पृथ्वी की उपयोगिता को नहीं जानते तो आज इस पृथ्वी से अनाज उत्पन्न नहीं करते। आप 20-25 साल पीछे जाइए, खाद्यान्न की कमी थी, लेकिन आज वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसे ऐसे बीज आ गए कि कम पानी में, कम समय में, कम लागत में ज्यादा अनाज की उत्पन्न हो रहे हैं, ज्यादा अनाज उत्पन्न हो रहे हैं। तो यही चीज बताई कि पृथ्वी की उपयोगिता को समझना पड़ेगा, इसकी महानता को समझना पड़ेगा कि यह पृथ्वी हमें क्या क्या दे सकती है। फिर कवि लेखक ने बताया कि इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रयास करना, सैकड़ों हजारों बार हमें प्रयास करना पड़ेगा। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कह रहे हैं पृथ्वी से जो भी वस्तु हो, चाहे वह छोटी हो चाहे बड़ी हो, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, सबका हमें ध्यान रखना चाहिए, सबके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हमें कमर कस लेनी चाहिए अर्थात तैयार रहना चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन, सांगोपांग माने अच्छी तरह से, पृथ्वी का अच्छी तरह से अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। इस पृथ्वी का यदि आप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, एक जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंद का विषय होगा। आनंद का विषय क्यों होगा, ये आगे चर्चा बताएंगे भी चर्चा में, कि गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात करना होगा, अर्थात सूत्रपात होना आवश्यक है। गांव में इसके लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, नगरों में माने शहरों में इसके लिए सैकड़ों केंद्र खोलकर लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। इसकी भूमि को समझो, इसके बारे में जानो, और इसकी शुरुआत गांव और शहरों से करनी पड़ेगी। गांव गांव जाकर लोगों को इस पृथ्वी के महत्व के बारे में बताना पड़ेगा। फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अभी यहां तक देखिए, उदाहरण के लिए अग्रवाल जी बता रहे हैं कि इस पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष मेघ आते हैं और इस पृथ्वी को पानी की बूंदों से, अपने बारिश वर्षा के द्वारा इस पृथ्वी को जल से परिपूर्ण कर देते हैं। और जैसे ही परिपूर्ण होता है, पूरे पृथ्वी पर छोटी छोटी हरी हरी घासें निकल जाती हैं। अर्थात पानी के बरसने के, मेघ के आ जाने से जो पानी की वर्षा होती है, उससे इस पृथ्वी की उपजाऊपन बढ़ जाता है, इस पृथ्वी का उपजाऊपन बढ़ जाता है। हमारे और कई विद्वान कहते हैं मेघ के आने से, वर्षा होने से पृथ्वी का तो उपजाऊपन बढ़ता ही है, लेकिन मेघ के गरजने से भी पृथ्वी का उपजाऊपन बढ़ता है। मेघ के बरसने से भी और मेघ के गरजने से, मेघ गरजेगा, पृथ्वी में कंपन होगा और जिससे पृथ्वी उपजाऊ बनती है। हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए क्या, इस पृथ्वी के बारे में, अर्थात हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए जिसके बारे में हम विचार करते हैं। अर्थात अध्ययन परिधि माने होता है क्षेत्र, पृथ्वी का अध्ययन हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आना चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित होकर के, उन मेघ जलों से माने जो वर्षा काल में बादल बरस के गए हैं और उस वर्षा के समाप्त होने पर जो परिवर्धित माने इस पृथ्वी का बदला हुआ स्वरूप हमें प्रत्येक तृणलता, तिनका और लता
माने तिनके, लता, तृण माने तिनका, लता माने बेल, जो दूसरों के वृक्ष के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। वनस्पति का सामान्य परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। वनस्पति माने जितने भी पेड़ पौधे हैं, झाड़ियां हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, इन सब की हमें जानकारी प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। आज पृथ्वी पर ऐसे ऐसे वृक्ष हैं जिनके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है कि वो हमारे शरीर के लिए कितने फायदेमंद है। वही चीज यहाँ पर कवि बताना चाहता है, उख मेघ के जल से जो यह लताएं परिवर्धित हो गई, पुष्पित हो गई, बढ़ गई, जो वनस्पतियों का विकास हो गया, उसके बारे में हमें परिचय प्राप्त करना पड़ेगा, जानकारी रखनी पड़ेगी कि आखिर यह वृक्ष है, इसका हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। और फिर अग्रवाल जी आगे बताते हैं कि इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, अर्थात जब हम चारों तरफ से अपने ज्ञान रूपी दरवाजे को खोलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए, जो सैकड़ों वर्ष से हम लोग अज्ञानता में जी रहे हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो हमारे जीवन के क्षेत्र में एक नया उजाला दिखाई देगा। वर्तमान समय में सौर ऊर्जा को देख लीजिए कि आपने कभी कल्पना की थी कि सौर ऊर्जा से भी विद्युत का निर्माण हो सकता है। अर्थात वो इसी धरती पर रहकर सूर्य की शक्ति को पहचाना। क्या आपने कल्पना की थी कि हवा के द्वारा भी विद्युत को बनाया जा सकता है, पानी के द्वारा विद्युत को बनाया जा सकता है? वही सब चीजें कभी यहां बताना चाहता है कि जो हम अज्ञानता में जी रहे थे, शून्य और अंधकार से हमारा जीवन भरा हुआ था, लेकिन हमारे जब ज्ञान के कपाट खुले, ज्ञान रूपी चक्षु जब खुले, तब हमारे जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि एक ही क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में एक नया उजाला दिखाई देगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, इस धरती माता के गर्भ में अमूल्य निधियां भरी हुई हैं। इस धरती को खोदो, पानी मिल जाएगा। इस धरती को खोदो, कोयला मिल जाएगा। इसी धरती से मैग्नीज मिलेगा, इसी धरती से लोहा मिलेगा, इसी धरती में सोना है, इसी धरती में हीरा है। बस आपको पहचानने की आवश्यकता है। बोला ये धरती माता के गर्भ में ना अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है, इतने जो है नवरत्न इस धरती के अंदर समाये हुए हैं। पेट्रोल है, डीजल है, सब कुछ इसी धरती के अंदर से निकलता है। इसीलिए कवि ने कहा अमूल्य निधियों से भरा हुआ है, बस हमें पहचानने की आवश्यकता है। और पहचानेंगे कब? जब हम इस धरती के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनके कारण यही धरती वसुंधरा कहलाती है। अमूल्य निधियों के कारण ही, धन संपदा के कारण ही यह धरती हमारी वसुंधरा कराती है। वसुन को धारण करने वाली, धन्य धान्य को धारण करने वाली को वसुंधरा कहते हैं। उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? इस धरती माता से कौन परिचित नहीं होना चाहेगा? कौन व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि वो धरती से मूल तत्व को निकाले और उसे व्यापार के रूप में इस्तेमाल करके अपनी आर्थिक उन्नति करे। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि यह धरती माँ, यह हमारी भारत की भूमि के गर्भ में जो अमूल्य निधियां हैं वह नष्ट हो गई हैं। उसका वह पालन पोषण करती हैं, दिन दूना रात चौगुना उसका विकास करती हैं। कोयला की खदान है, डीजल पेट्रोल है, पानी है, निकाला जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मात्रा अंदर ही अंदर बढ़ती भी रहती है। भले निकालने की अधिकता हो जाए, उसकी कमी पड़ जाए, लेकिन धीरे 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 वह अंदर ही अंदर उन निधियों का, उन अमूल्य रत्नों का वह अपने अंदर विकास भी करती रहती है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर, ध्यान देना, दो चीजें बताई कि नदियां अनवरत बह रही हैं और उन नदियों के अनवरत बहने के कारण
पहाड़ों से पत्थर जो बह बह के आ रहे थे और उस पत्थर को आपस में रगड़ने के कारण, घर्षण किया के कारण मिट्टियों, अनगिनत प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया। कहीं दोमट मिट्टी, कहीं बालू मिट्टी, कहीं चिकनी मिट्टी, कहीं लाल मिट्टी। ये सब नदियों की देन है कि किस क्षेत्र में कैसी मिट्टी होनी चाहिए। ये नदियों के द्वारा बहाया हुआ लाया गया है। वही चीज बताया, अनगिनत प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक। जब हम इस मिट्टी की पहचान करेंगे, इस पृथ्वी से निकले हुए रत्नों के बारे में जानेंगे कि हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, उन रत्नों को पहचान करके उसे एक अमूल्य रूप देकर उसका व्यापार करके हम अपनी आर्थिक उन्नति करेंगे। लिखा वही कि इन आर्थिक अभ्युदय के लिए, माने अपने आर्थिक विकास के लिए हमें इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। आज नदियों में बहने वाला एक पवित्र नदी मानी जाती है गंगा, और इसके जल को लेकर आप विदेशों में बेच सकते हैं, पैसा उससे कमा सकते हैं। इसी धरती से पहाड़ी क्षेत्रों में कोयला निकलता है, कोयला को खोदकर निकालकर उससे भी हम व्यापार कर सकते हैं। इसी पृथ्वी पर अनाज उगाकर हम लोग उसका व्यापार कर सकते हैं। माने अपनी आर्थिक उन्नति के लिए हमें इस पृथ्वी के बारे में जानना पड़ेगा, इस पृथ्वी को बचाना पड़ेगा, इसकी उर्वरक शक्ति समाप्त ना हो जाए, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसीलिए बोला, यदि आर्थिक विकास चाहते हो तो इस पृथ्वी के बारे में जांच पड़ताल करो। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से, शिल्पी माने मूर्तिकार, मूर्ति को बनाने वाला, जड़ माने कि वह पत्थर जिसकी कोई उपयोगिता नहीं, ऐसे जड़ पत्थर कुशल शिल्पकार के हाथ में पड़ जाए, एक मूर्तिकार के हाथ में पड़ जाए, तो वह उस पर इतना सुंदर रूप बना देगा उस पत्थर का कि वह पत्थर पूजनीय हो जाएगा, वह आकर्षण का केंद्र हो जाएगा। एक शिल्पकार को एक पत्थर का टुकड़ा मिल जाए, वह उसे संवार कर इतना सुंदर प्रतीक बना देगा कि उसका मूल्य बढ़ जाएगा। और इसीलिए लिखा कि नाना भांति के अनगढ़ नग, विंध्य के नग माने ये पत्थर जो होते हैं, मूंगा, नीलम, पुखराज, ये पीले नीले रंग के जो पत्थर होते हैं, तो वही चीज लिखा, नाना भांति माने अनेक प्रकार के अनगढ़े हुए पत्थर के नग बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप में चिलकते रहते हैं, अर्थात चमकते रहते हैं, सूर्य की धूप में चमकते रहते हैं। वही नग के पत्थर को यदि कोई शिल्पकार पा जाए, उसे शान पर चढ़ाकर चमकाकर उसको कीमती बना देगा। लेकिन नदियों में इसी तरह बहा हुआ है, उसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन एक गुणवान व्यक्ति के हाथ लग जाए वो उसको मूल्यवान बना देगा। और फिर आगे बताया कि उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, कि इसको उस नदियों में बहते हुए चमकदार पत्थर को, लिखा ना, नंग विंध की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते हैं। इसी तरह इधर उधर नदियों में पड़े हुए हैं, लेकिन कोई चालाक कारीगर जब उस पत्थर को पाता है और पहलदार कटाव पर उसको घिस करके, रगड़ करके एक सुंदर आकृति देता है, तो अब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वह सुंदर दिखाई देने पड़ते हैं, उसमें चमक बढ़ा देते हैं, उसके आकार को सुडौल बना देते हैं, इसीलिए सुंदरता फूट पड़ती है। और इतना ही नहीं कि सुंदरता और उसकी शोभा बढ़ गई, वे अनमोल हो जाते हैं। जिस पत्थर की कीमत नदियों के किनारे पड़ा है उसकी कोई कीमत नहीं थी, इस पृथ्वी के द्वारा वह हमें मिली है, वह बिना मूल्य की थी, लेकिन एक कारीगर उसे तराश कर उसे सुंदर बनाया और वह अनमोल हो जाती है। वही पत्थर का टुकड़ा हजारों रुपए में बिकता है। आपने देखा होगा कि अंगूठियों में जो अंगूठी हम लोग पहनते हैं,
उसमें हीरा लगा रहता है, वह भी एक पत्थर है। पुखराज पहनते, वह भी 300-400 रुपए का बहुत छोटा सा मिलेगा, लेकिन नदियों के किनारे उसका कोई मूल्य नहीं है, इसी तरह वह नदियों में पड़ा रहता है। कवि यही बताना चाहता है यहाँ पर लेखक अग्रवाल जी कि इस पृथ्वी की प्रत्येक कण की जानकारी रखो, और देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा। ये हमारी संस्कृति थी कि हम इन्हीं पत्थरों को पहनकर रूप मंडन माने रूप की सुंदरता, सौंदर्य प्रसाधन माने रूप को सुंदर दिखने के लिए जो जो हम प्रसाधन का इस्तेमाल, साधन का इस्तेमाल करते थे, प्रकर्षण रूप से जिस साधन का इस्तेमाल करते थे, इससे स्त्रियां अपनी सुंदरता को बढ़ाती थी। नर नारियों की विशेषता थी पहले। इन छोटे पत्थरों को भी सदा से कितना भाग रहा, माने हम अपने सौंदर्य, अपने रूप की सुंदरता बढ़ाने के लिए इन पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, चमकदार। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है कि कौन सा पत्थर हमारी शरीर की सुंदरता को बढ़ा सकता है। फिर कवि अग्रवाल जी कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, इस पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में, माने यहाँ बताया पृथ्वी के चारों ओर जो फैले हुए बड़े गंभीर माने गहरे गहरे सागर हैं, उन सागरों में भी रत्न है। जो जलचर माने जल में निवास करने वाले जो जीव जंतु हैं एवं रत्नों की जो राशियां हैं, समुद्र के अंदर कितनी कितनी बड़े बड़े राशियां पाई जाती हैं। राशियां माने सोना, चांदी, ये सब हमारे इसी धरती पर विद्यमान है, बस हम उन्हें खोज नहीं पा रहे। अर्थात इस पृथ्वी से माने पृथ्वी और आकाश के बीच में, और बोला गंभीर सागर माने गहरे गहरे समुद्र के तलहटी में जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, जो रत्नों की बड़ी बड़ी राशियां इस धरती में समाई हुई हैं, उन सब के प्रति चेतना मन उनके बारे में जानना और स्वागत के नए भाव, चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। इनके बारे में सबको जानने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें, अर्थात राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उस धरती माँ के प्रति, उस पृथ्वी के प्रति जिज्ञासा की नई किरण डालनी चाहिए। उसके प्रति उन्हें बताना चाहिए कि अगर हम इसके बारे में जानेंगे, इससे हमारे आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में क्या फायदा हो सकता है। जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। जब तक हम इस पृथ्वी के बारे में जानने का प्रयास नहीं करेंगे, नवयुवकों के अंदर जब हम इस अवधारणा को उनके अंदर धारण करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे कि जाने दो वैज्ञानिक हैं, वो खोज कर बनाएंगे जिसका जो काम, नहीं, हमें भी सचेत होना पड़ेगा। वही चीज यहां पर कवि बता रहा है, हमें अपने राष्ट्र के प्रति नवयुवकों के हृदय में राष्ट्र प्रेम भरना है, और जब तक हम उनके अंदर राष्ट्र प्रेम नहीं भरेंगे, समझना वह तब तक सोया हुआ है। फिर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान, और उद्यम माने होता है परिश्रम या मेहनत। अर्थात विशिष्ट ज्ञान के द्वारा और मेहनत के दोनों को मिलाकर, माने हम विशिष्ट ज्ञान के द्वारा और अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से मिलकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया कीर्तिमान, एक नया आकार खड़ा करना चाहते हैं कि हमारा घर कैसा हो, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। उसी तरह हमारा राष्ट्र कैसा हो, हमारे राष्ट्र का स्वरूप कैसा हो,
हमारी भारत माता कैसी दिखे, इसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा। इसके लिए हमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। और आगे वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा, बोले इस भारत माँ की सेवा के लिए, इस धरती की सेवा के लिए हमें प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ, अनुत्साह के साथ नहीं बोला, उत्साह के साथ उत्साहित होना चाहिए, हमें प्रसन्न होना चाहिए। और अथक परिश्रम माने बिना थके हुए परिश्रम के द्वारा हमें नित्य आगे बढ़ना चाहिए कि हम इसे अपने राष्ट्र के स्वरूप में, जो ये धरती माँ है, ये जो भारत भूमि है, इसका हमें स्वरूप कैसा होना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, ध्येय माने लक्ष्य, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इस राष्ट्र में जितने भी लोग हैं, जितने भी हाथ हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। रीता माने खाली न रहे, अर्थात सभी को हाथ लगाना होगा इस राष्ट्र के विकास के लिए। तभी हमारी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि, पुष्कल समृद्धि माने पुष्पित समृद्धि, और समग्र रूप मंडन, समग्र माने सम्यक रूप से एक सुंदर रूप को प्राप्त किया जा सकता है। हमारी धरती माँ, यह भारत भूमि कैसे सुंदर बने, इसके लिए प्रत्येक हाथ को आगे आना पड़ेगा, कोई हाथ खाली ना रहे। सबको इस भारत भूमि के प्रति जागृत करना पड़ेगा, इस राष्ट्र के प्रति जागृत करना पड़ेगा, और तभी हमारी एक पुष्कल समृद्धि, पुष्कल माने पुष्पित हुई समृद्धि, माने खिली हुई समृद्धि, और इसके समग्र रूप मंडन माने इसका एक समग्र माने सम्यक रूप से एक सुंदर रूप को प्राप्त किया जा सकता है, एक राष्ट्र की सुंदर कल्पना की जा सकती है। यह तो रही भूमि की बात। और आगे वासुदेव शरण अग्रवाल जन की बात करेंगे, क्योंकि पहली ही लाइन में इन्होंने लिखा था कि भूमि, भूमि पर बसने वाले लोग और उन लोगों की संस्कृति से ही हमारे राष्ट्र का स्वरूप बनता है। एक राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, तो अग्रवाल जी के विचारों में बताया कि भूमि, भूमि पर रहने वाले लोग और उनकी संस्कृति से एक अच्छे राष्ट्र का स्वरूप बनता है। स्वरूप माने आकार। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसीलिए आज भूमि तक ही चर्चा करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको जन के बारे में बताएंगे, फिर संस्कृति के बारे में बताएंगे। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।